हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पढ़ाईशाला पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम मोहित यादव है और मैं आपको हिंदी के जो पीवाईक्यू हैं वो सॉल्व करा रहा हूँ। ये मेरी हिंदी की दूसरी क्लास है। इससे पहले लगभग हम 35 सवाल हल कर चुके हैं जो 12 नवंबर को पूछे गए थे। बाकी आज 12 नवंबर की पूरी शिफ्ट को खत्म कर देते हैं। तो ये 35 सवाल जो हमने कल कर लिए थे, आज उसके आगे से हम लोग करना शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल ये है कि इनमें से कौन-सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? तो देखो स्त्रीलिंग कौन-सा है? इसमें है स्त्रीलिंग आय। आय, आय कैसे हुई? तो जैसे मैं कोई सवाल करता हूँ कि आपकी आय कितनी है? ठीक है? आपकी आय कितनी है? कभी ये थोड़ी पूछा जाता है कि आपका आय कितना है? या फिर आपकी आय कितना है? हमेशा कितनी पूछा जाता है क्योंकि आय जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। जैसे विवाद, विवाद खड़ा हो गया, आपने कभी देखा है विवाद खड़ी हो गई? ठीक है? इस कहानी का सार क्या है? ठीक है? और उसका असली रूप बाहर आ गया। कभी सुना है उसका असली रूप बाहर आ गई? ठीक है? तो इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है वो क्या है? वो है आय। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, आप मियाँ-जी माँगते द्वार खड़े दरवेश। आप मियाँ-जी माँगते द्वार खड़े दरवेश। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का सही अर्थ है किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। ठीक है? किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अवध शिला का उस पर था गुरु भार, तिल-तिल काट रही थी द्रगजल धार। तो इसमें कौन-सा छंद है? देखो इसमें छंद है बरवे। अब आप कहोगे कि भैया आपके सामने तो लिखा हुआ है तो आपने कैसे ये बता दिया बरवे है? तो भाई मेरे जब कोई भी छंद का सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे उसमें सबसे पहले मात्राएँ गिनेंगे, हैं? और इसमें जो मात्रा है ये सम चरणों में 7 है, विषम चरणों में 13, ठीक है? तो इसमें 4 चरण होते हैं, 7 तेरह का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। तो आप क्या करेंगे मात्राएँ गिन लेंगे और मात्रा गिनने से आपको छंद क्लियर हो जाएगा। एक एडिशनल जानकारी मैं दे देता हूँ, कुंडलीय छंद जो होता है वो दोहा प्लस रोला इन दोनों से मिलकर बना होता है। जो छप्पय छंद होता है वो रोला प्लस उल्लाला इन दोनों से मिलके बना होता है, ठीक है? और रोला में कितनी मात्राएँ होती हैं? रोला में मात्रा होती है 24, 11-13 का कॉम्बिनेशन चलता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 ये कहता है कि देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो देरिदा कौन थे? देरिदा जो है वो फ्रांसीसी दार्शनिक थे, ठीक है? इन्हें कहाँ के थे? अल्जीरिया के। और इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने विरचना का सिद्धांत या फिर विखंडनवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है? इतना क्लियर है आपको? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 क्या कहता है? राम गया इस वाक्य में कौन-सा काल है? तो देखो इसमें सामान्य भूतकाल है, ठीक है? अब सामान्य भूतकाल कैसे हो गया? तो यहाँ पे काल मैं आपको बता देता हूँ। काल के 3 भाग होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। पर यहाँ पे भूतकाल की बात आ गई है तो मैं भूतकाल के जो 6 पार्ट होते हैं, उसको डिस्कस कर लेता हूँ। भूतकाल के 6 भाग होते हैं कौन-कौन से? एक आपका सामान्य भूत, एक आसन्न भूत, एक पूर्ण भूत, एक अपूर्ण भूत और एक संदिग्ध और एक हेतु हेतुमत। अब देखो सामान्य भूतकाल में कहाँ होता है? सामान्य भूतकाल में ये होता है कि क्रिया पूरी तो हुई है भूतकाल में, लेकिन समय निश्चित नहीं है, ठीक है? क्रिया पूरी हो गई। और आसन्न भूत में क्या होता है? क्रिया अभी-अभी समाप्त हुई होती है, ठीक है? यानी कि थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई होती है क्रिया। पूर्ण भूत काल में ये होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी होती है, ठीक है? क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी होती है। अपूर्ण में ये होता है कि क्रिया शुरू तो हुई है, पर अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी जारी चल रही है, ठीक है? यानी अभी जारी है। 5वां है इसका संदिग्ध भूत, यानी कि भूतकाल में होने का संदेह होता है, ठीक है? क्रिया के भूतकाल में होने का संदेह होता है। और लास्ट वाला होता है हेतु हेतुमत भूतकाल। क्या हेतु हेतुमत भूतकाल में ये होता है कि एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पे निर्भर करता है। जैसे अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, ठीक है? तो मेहनत करना किस पर डिपेंड कर वो पास होना किस पर डिपेंड करता है? मेहनत होने पे, मेहनत करने पे, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आ गया? बाकी अगली बार जो वर्तमान का कोई सवाल आएगा तो हम वर्तमान के सारे मतलब उसके पार्ट सब देख लेंगे। अगला सवाल ये है, राम बहुत बहादुर है, ठीक है? राम क्या है? बहुत बहादुर है, तो उसमें कौन-सा विशेष्य है? देखो विशेष्य कौन से होते हैं? विशेष्य वो होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है? जिनकी विशेषता बताई जाती है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे? राम की। तो यहाँ पे विशेष क्या हो जाएगा? राम। जब किसी वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन-सा वाच्य होगा? ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में आपको वाच्य बताए थे, तो इसमें जब ये साफ-साफ कह रहा है कि कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो, ठीक है, तो जब कर्ता के अनुसार होगा तो हमारा कर्तरी वाच्य हो जाएगा।
ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की हमें ज़रूरत पड़ी नहीं। इनमें से कौन-सा शब्द मूल का अनिकार्ती शब्द है? तो देखो मूल मतलब होती है जड़, ठीक है? मूल मतलब होती है जड़। जैसे अब कोई अगर जैसे किसी को कोई दिक्कत होता है तो वो कहता है ना कि मैं इस समस्या की जड़ तक जाऊँगा, इस समस्या की जड़ तक जाऊँगा, ठीक है? तो जड़ का मतलब उस समस्या की ये जहाँ से स्टार्टिंग हुई है, जहाँ से उसका मूल है, जहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, ठीक है? तो मूल का अनिकार्ती शब्द क्या हो जाएगा? जड़। और जड़ को क्या कहते हैं? वृक्ष की जटा, ठीक है? जड़ का अनिकार्ती वृक्ष की जटा भी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन-सा है? तो इनमें से शुद्ध शब्द ये है आशीर्वाद। आशीर्वाद हमेशा ऐसे लिखा जाता है, आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है? बाकी आगे क्लासेस में मैं शब्द शुद्ध ही बताऊँगा, ठीक है? कि शब्द को शुद्ध करके कैसे लिखा जाता है। रोला छंद में कितनी मात्राएँ होती हैं? अभी ऊपर बता के आ रहा हूँ, 24 मात्राएँ होती हैं, 11, 13, 11, 13, ठीक है? विषम में होती हैं 11 और सम में 13। इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन-सा है? तो देखो प्रत्यय कौन से होते हैं और उपसर्ग कौन से होते हैं? 1 मिनट में बता देता हूँ, दोनों देख लीजिए। देखो उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले लग जाता है, ठीक है? यानी कि शब्द के शुरुआत में और उसके क्या करते हैं अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के आखिरी में लगता है और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं शब्द के आखिरी में, आखिरी में, ठीक है? अब इसमें क्या है, कौन सा प्रत्यय है? तो देखो जब हम आप लिखते हैं पांडित्य, ठीक है? तो इसका जब विच्छेद कर तो इसके ये पांडित हो जाता है और प्लस ये या अलग हो जाता है, ठीक है? तो ये इसका कौन-सा प्रत्यय है? इसमें है या। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं? तो विद्यापति ने 2 ग्रंथ लिखे हैं जो अवहट्ट में हैं, कौन-कौन से? एक आपका कीर्तिलता हो गया और एक आपका कीर्ति पताका, ठीक है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13 क्या कहता है कि इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? देखो निजवाचक सर्वनाम कहाँ प्रयोग होता है? जहाँ कार्य स्वयं किया जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपना काम स्वयं कर रहा है, तो वहाँ पे कौन-सा होगा? वहाँ पे होगा निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें आप आएगा, ठीक है? खुद आएगा, स्वयं आएगा, ये सारे शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो यह समस्या मैं अपने आप ही हल कर लूँगा। यानी कि वो कह रहा है कि मैं इस समस्या का समाधान अपने आप कर लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा? निजवाचक। अगला सवाल है व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो देखो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं 3। कौन-कौन से? पहला होता है आपका रूढ़, दूसरा होता है आपका यौगिक और तीसरा होता है आपका योग रूढ़। ठीक है? रूढ़ कौन से होते हैं? रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे आज, ठीक है? और राम, ठीक है? यौगिक कौन से होते हैं? जो 2 सार्थक शब्दों से मिलके बने हैं। ठीक है? कौन-कौन सा? जैसे मान लो मैं कहता हूँ विद्यालय, विद्यालय, ठीक है? और योग रूढ़ वो होते हैं जो यौगिक तो होते हैं पर विशेष अर्थ देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ जलज, जलज का मतलब क्या होता है? जल में जन्म लेने वाला। ये आपका कमल भी हो सकता है, ये आपका मोती भी हो सकता है। ठीक है? तो ये योग रूढ़ शब्द होते हैं, यानी कि यौगिक तो हैं लेकिन अर्थ किसी तीसरे का देते हैं। सवाल नंबर 15 क्या कहता है? सवाल नंबर 15 ये कहता है कि क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन-सा कथन जो है सत्य है? पहला पढ़ लेते हैं, क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है इसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। नहीं, क्रिया के साथ क्रिया नहीं जोड़ते, विशेषण या संज्ञा के साथ हम क्रिया को जोड़ते हैं। किसके साथ? विशेषण या संज्ञा के साथ। दूसरा है जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार आए तब क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। बिल्कुल नहीं, ठीक है? ये सरासर कहलाता है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, तो भाई पहले क्या किया? उन्होंने नहाए वो, देन उसके बाद पूजा किया, ठीक है? पहले उन्होंने नहाए हैं, उसके बाद उन्होंने पूजा की। अगला सवाल देखते हैं। ये रस का सवाल है। यह देख गगन मुझ में लहै, यह देख पवन मुझ में लहै, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लहै संसार सकल, अमृत तो फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। तो इसमें से कौन सा रस है? तो इसमें रस है मेरा भाई अद्भुत। अब यहाँ पे रस देख लेते हैं, सारे रस और उसके स्थायी भाव मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। हास्य रस का होता है हास। करुण रस का होता है शोक। रौद्र रस का होता है क्रोध। वीर रस का होता है आपका उत्साह।
भयानक, भयानक का होता है आपका भय, बीभत्स का होता है जुगुप्सा या ग्रहण जिसको कह सकते हैं, और अद्भुत का होता है आश्चर्य, और शांत का क्या होता है निर्वेद। आपके दो रस और होते हैं, कौन कौन से? एक आपका भक्ति रस और एक आपका वात्सल्य। ठीक है, भक्ति और वात्सल्य। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? तो कौन सी है? झूठा सच। ये किसने लिखा है? ये लिखा है यशपाल ने। ठीक है, किसने लिखा है? यशपाल ने। सवाल नंबर 18 क्या कहता है? इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? तो कौन सी है? कौरवी। कौरवी को ही हम क्या कहते हैं? खड़ी बोली भी कहते हैं। कौरवी को ही हम खड़ी बोली कहते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग किया है? क्रियार्थक क्रिया नहीं, क्रियार्थक संज्ञा। देखो, क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? क्रियार्थक संज्ञा वो होती है वह क्रिया जो संज्ञा की तरह कार्य करती है। ठीक है, वो क्रियार्थक क्रिया होती है। जैसे पढ़ना एक अच्छी आदत है। ठीक है, पढ़ना एक अच्छी आदत है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ये कैसी है? ये क्रियार्थक क्रिया है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सेम रिपीट हो गया है। सवाल नंबर 21। उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि जो है अधिक प्रसिद्ध हैं? तो कौन से प्रसिद्ध हैं? हमारे कालिदास। ठीक है, कौन से? कालिदास। सवाल नंबर 22 है। इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीत अर्थक है? ठीक है, यानी कि समास का विलोम बताना है आपको। देखो, समास का विलोम कौन सा हो जाएगा? समास का विलोम हो जाएगा व्यास। ठीक है, अब यहाँ पे सारे देख लेते हैं। समास का विलोम आपका व्यास हो जाएगा, संधि का आपका विच्छेद हो जाता है, और विग्रह का आपका अविग्रह हो जाता है। ठीक है, विग्रह का अविग्रह। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 23 से कहता है, अप्रमेय किस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है? यानी कि जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध न हो सके उसके लिए अप्रमेय कहते हैं। और जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए हम कहते हैं अवश्यम भावी। जो समय पर संभव ना हो उसको हम कहते हैं असमय। और जो तौला या नापा ना जा सके उसके लिए हम कहते हैं अपरिमेय। ठीक है, परिमेय का मतलब होता है तौलना या नापना। सवाल नंबर 24 है, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कारक है संबोधन कारक, यानी कि उसको संबोधित किया जा रहा है, उसको बुलाया जा रहा है। तो देखो, यहाँ पे मैंने सारे कारक चिन्ह लिख दिए हैं। कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, कर्ण का होता है से द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण मैं पर, और संबोधन हे अरे अजी। ये सारे क्या है? कारक चिन्ह। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 26 से कहता है, इनमें से कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो कौन पे पश्चिमी हिंदी की? ये सारी कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा सब देखती हैं पश्चिमी हिंदी की। तो मैंने यहाँ पे पश्चिमी हिंदी का मेंशन कर दिया है कि पश्चिमी हिंदी किससे विकसित हुई है? सौर सैनी अपभ्रंश से। उसमें कौन कौन सी बोलियां हैं? 5 बोलियां। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। इसे 5 भाषा पश्चिमी हिंदी में आती हैं। अब अगला सवाल है, सवाल नंबर 27। इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ज्ञानेश्वर है। अभी यहाँ पे जितने भी संप्रदाय हैं मैंने सबको नोट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पे। जैसे जो श्री संप्रदाय है उसके कौन है? रामानुजाचार्य। ठीक है, और ब्रह्म संप्रदाय जो है उसका माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय उसके विष्णु स्वामी हैं, और स्मार्त संप्रदाय इसके शंकराचार्य हैं। ठीक है, और रामदंडी संप्रदाय इसके रामानंद जी हैं। जैन धर्म के ऋषभदेव। ठीक है, बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध, सिख धर्म के गुरु नानक, और पुष्टि मार्ग के आपके वल्लभाचार्य हो जाएंगे, और वारकरी संप्रदाय के आपके संत ज्ञानेश्वर या तुकाराम। ठीक है, ये सारे संप्रदाय मैंने एक जगह नोट कर दिए हैं। इसमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो देखो, विस्मयादि बोधक का अव्यय का उदाहरण कौन है? धन्य धन्य। ठीक है, धन्य धन्य, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? तो वियोग के अंतर्गत काम दशाओं को 10 माना गया है। कौन कौन सी हैं? आपकी अभिलाष है, चिंता है, स्मृति है, गुणकथन है, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मृति या मरण। ठीक है, वैसे ये सवाल बहुत रेयर पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ आ गया है तो मैंने आपको 10 के 10 आपकी काम दशाएं बता दी हैं। अब है पा वर्ग का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो पा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? ओष्ठ। ठीक है, ये याद रख लो। देखो, का होता है कंठ। ठीक है, सिर्फ का नहीं, का वर्ग का।
ठीक है। का वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? का वर्ग में होते हैं 5। कौन कौन से? जैसे मैं बात करूँ का, खा, गा, घा और ये अणा। ठीक है, तो मैं इसको क्या कह देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ का वर्ग। ठीक है, यानी कि ये पांचों शब्द इस का वर्ग में शामिल हैं। तो ये आपका का वर्ग बोला जाता है कंठ से। ठीक है, आपका चा वर्ग बोला जाता है तालु से। और आपका टा वर्ग बोला जाता है मूर्धा से। और आपका ता वर्ग बोला जाता है दंत से। और आपका पा वर्ग बोला जाता है ओष्ठ से। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या था? पा वर्ग और चा पूछा था, तो क्या था? ओष्ठ। सवाल नंबर, चलते हैं आगे। सवाल नंबर 32। सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो देखो, सफेद कमीज में गुणवाचक विशेषण है। अब गुणवाचक कैसे हो गया? तो विशेषण कौन होते हैं? विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब इसके चार भेद: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक होते हैं जो किसी वस्तु का गुण या दोष बताते हैं। गुण या दोष यानी कि अच्छी है और बुरी है। ठीक है, तो वो गुणवाचक होते हैं। परिमाणवाचक आपका परिमाण बताएंगे। ठीक है, संख्यावाचक आपका नंबर्स बताएगी। और सर्वनामिक क्या होता है? ये सर्वनाम जो है विशेषण की तरह प्रयोग होते हैं। सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयोग। ठीक है, विशेषण की तरह प्रयोग। अगला सवाल है, सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला था? तो किसको मिला था? उदय प्रकाश जी को मिला था। कौन सी किताब है इनकी? मोहनदास क्या है कहानी है। ठीक है, अब उसको और देख लेते हैं। गोविंद मिश्र जी हैं, इनको 2008 में मिला था। और कौन से? कोहरे में कैद रंग। ठीक है, ये इनका उपन्यास है। कैलाश वाजपेयी जी को 2009 में मिला था। हवा में हस्ताक्षर, ये इनका काव्य संग्रह है। और काशीनाथ सिंह को मिला था 2011 में। क्या? रहन पर रघु, ये उपन्यास है इनका। ठीक है, तो ये 10 क्लियर हो गए चारों। ठीक है, 2010 में आपको मिला उदय प्रकाश जी को, 2010 में उदय जी को, और 11 में काशीनाथ जी को, 12 और आपका 8 में गोविंद मिश्र, और 9 में आपका कैलाश वाजपेयी। ठीक है, एक याद रख लेना आप। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार हैं आपके मोहन राकेश। ठीक है, इनकी एक पुस्तक और है, नए बादल एक नई जिंदगी। दूधनाथ सिंह की किताब है, सपाट चेहरे वाला आदमी। और राजेंद्र यादव ने लिखी है, देवताओं की मूर्ति। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 35 क्या कहता है? सवाल नंबर 35 ये कहता है कि उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? ठीक है, तो उपविराम कौन कौन से होते हैं? देखो, विराम चिन्ह आप जान लीजिए। विराम चिन्ह की संख्या कितनी है? कामता प्रसाद गुरुजी ने कितनी बताई है? 20। ठीक है, वो मतलब ये मानते हैं कि जो विराम चिन्ह है वो हमने अंग्रेजी भाषा से लिए हैं। ठीक है, फुल स्टॉप को छोड़ के। ठीक है, अब कौन सा? देखो, अल्प विराम ये हमारा कॉमा होता है। अर्ध विराम ये कॉमा तो होता है, इसके ऊपर एक बिंदी लगी होती है। पूर्ण विराम ये पूरा होता है। प्रश्न चिन्ह ये प्रश्न क्वेश्चन मार्क होता है। और उपविराम क्या होता है? तो डॉट। सवाल क्या पूछा? उपविराम का प्रयोग इनमें से किसमें हुआ? तो किसमें हुआ है? इसमें हुआ है, मिश्र बंधु वर्ग में। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? तो देखो, अर्धविराम का चिन्ह कैसा है? नीचे कॉमा ऊपर डॉट। तो किसमें हुआ है? नीचे कॉमा ऊपर डॉट, ये ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे कुछ मतलब मैंने सोचा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है, 5-5 करके मैं आपको डेली याद कराता रहूंगा। तो 1955 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसको मिला? माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला। हिम तरंगिणी के लिए। ये क्या है? काव्य संग्रह है इनका। आपको काव्य वगैरह ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि काव्य है उपन्यास है। ठीक है, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि 1955 में किसको मिला? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। किसके लिए? हिम तरंगिणी के लिए। 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इनको मिला पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव हैं, उनको मिला बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। और 1958 में राहुल साकृत्यायन है, मध्य एशिया का इतिहास, उन्होंने 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाया। 1959 में आपके रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला संस्कृति के 4 अध्याय। और 1907 में सुमित्रा नंदन पंत, कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद। अब इसकी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ मैं। देखो, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में मिलेगा आपको। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी साहित्य अकादमी की? तो इसकी स्थापना हो गई थी, मतलब इसकी स्थापना 1954 में हो गई थी।
और पुरस्कार 1955 से शुरू कर दिए गए थे। ठीक है, इसमें मिलता क्या है, मतलब कितनी भाषाओं में मिलता है, तो ये 22 भाषाओं में मिलता है। और जिस संविधान में 22 भाषाएं दी गई हैं उनमें तो मिलता ही मिलता है, बाकी अंग्रेजी और राजस्थानी में इन टोटल कितनी 24 भाषाओं में दिया जाता है ये। इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, माधव कौशिक जी हैं। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 1955 से प्रत्येक वर्ष 24 भाषा के बारे में श्रेष्ठ कृति को दिया जाता है, जिसमें से एक ताम्रपत्र दिया जाता है, एक शाल के साथ 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। ठीक है, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता, तो जैसे मैंने आपको बताया कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जीता, किसके लिए, हिमतरंगिणी के लिए 1955 में। और प्रथम महिला कौन थी, तो प्रथम महिला थी अमृता प्रीतम। ये फैक्ट आपको याद करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मतलब याद रखना है आपको, कि पंजाबी भाषा की लेखिका है अमृता प्रीतम। ठीक है, इन्हें मिला था कब, 1956 में, 1956 में। और हिंदी भाषा में प्रथम पुरस्कार किसको मिला था, तो लेखिका है कृष्णा सोबती। इन्होंने 1980 में मिला था जिंदगी नामा के लिए। ठीक है, किसके लिए, जिंदगी नामा के लिए। और 2024 का साहित्य अकादमी किसको दिया गया, तो किसको, मैं जब तक आई बाहर। ठीक है, कौन है ये, गगन गिल, इनको मिला है 2024। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। 12 तारीख के जो भी सवाल हिंदी से पूछे गए थे वो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। ये हमारा पढ़ाईशाला प्लेटफॉर्म है, इंस्टा हैंडल, इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसको भी आप फॉलो कर लीजिए ताकि हम आपको रेगुलर अपडेट कर पाएँ। और